कि वहाँ जो कोई भी था वो वहाँ से तेजी से भागकर निकल चुका था। चेतन भी दौड़ते हुए नीचे तक आया, लेकिन मेन गेट तक आते आते वो माही से टकरा गया। तो माही ने उसे पकड़ते हुए पूछा, कहाँ भागे जा रहे हो चेतन, ऐसे क्या हो गया? चेतन ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मुझे लगा कि मेरे रूम के बाहर अर्पणा खड़ी थी। माही ने चौंकते हुए सवाल किया, कौन अर्पणा? माही के सवाल से चेतन जैसे होश में आया और उसने एकदम से ये रियलाइज किया कि माही को तो वीर सिंह ने अर्पणा के बारे में बताया ही नहीं है, तो उसे कैसे पता होगा। चेतन ने अपने आप से कहा, ओह शिट, ये मैंने क्या बोल दिया। माही के चेहरे पर शिकन आ गई थी, लेकिन उसने अनजान बनते हुए फिर से पूछा, कौन अर्पणा चेतन? चेतन ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे वो मेरी एक दोस्त थी, मुझे उसकी शक्ल अपनी दोस्त अर्पणा की तरह लगी और कुछ नहीं। माही ने चेतन की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ आगे बोले ही वहां से निकल गई। तो चेतन घर से बाहर निकला, लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़े फोन से अजीब तरह की घर्राहट वाली आवाज आने लगी। तो चेतन ने चौंकते हुए फोन को देखा। उसके फोन की स्क्रीन रेड हो रही थी और तेजी से ब्लिंक कर रही थी। फोन को ऐसे देख चेतन घबरा गया और फोन उसके हाथ से छूटने ही वाला था कि फोन से झन की तेज आवाज आई और अगले ही पल किसी औरत की आवाज सुनाई दी, तुम्हें अतीत में आना ही पड़ेगा चेतन, क्योंकि मुझे हारने की आदत नहीं है और मेरी जीत के लिए तुम्हें अतीत में आना ही होगा। चेतन ने फौरन पूछा, कौन हो तुम और ये क्या मजाक है? चेतन के सवाल के जवाब में फोन की दूसरी ओर से सिर्फ हंसी की आवाज गूंजी और फिर चेतन का फोन खुद ब खुद ऑफ हो गया। चेतन ने फोन को अपने हाथ पर पटका और फिर उसे ऑन करने की कोशिश करने लगा। उसने खुद से कहा, ये कॉल वाकई में सुपरनैचुरल है या फिर किसी ने इसे हैक किया है। पर कालदूत ने भी इस कॉल को लेकर बताया था कि ये वाकई में कालचक्र के किसी कोने से है। जहां एक तरफ चेतन इस अजीब से कॉल के बारे में सोच ही रहा था, वहीं दूसरी ओर अर्पणा तेज तेज कदमों से चलती हुई जा रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछना चाहा तो उसके हाथ में लगा खून उसके माथे पर लग गया। अर्पणा ने पीछे पलटकर एक बार वीर सिंह के घर की तरफ देखा और फिर वहां से दूसरी गली में बढ़ गई। इधर चेतन, जो अब भी खड़ा अपने साथ हो रही इन अजीब सी बातों के बारे में सोच रहा था, उसे अचानक ही कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। तो वो आवाज की दिशा में मुड़ा। आगे बढ़ने पर उसे महसूस हुआ कि ये आवाज वीर सिंह की किताबों वाले कमरे से आ रही है। चेतन जल्दी से उस कमरे में आया तो उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ा रुककर चेतन ने आंखें खोली और सामने देखा तो अंदर टेबल पर रखे किताब से वो तेज रोशनी आ रही थी और उस किताब के पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। कमरे में हर चीज तेज हवा के कारण अपनी जगह पर हिल रही थी। चेतन ने ये नजारा देखा तो उसने धीरे से कहा, चित्रलेखा किताब इससे मुझसे कुछ कहना चाह रही है, जैसे उस इन बॉक्स के बारे में बताया था। चेतन चित्रलेखा किताब की तरफ बढ़ा और उसने किताब को उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, अचानक से सब शांत हो गया। तेज हवा थम गई, रोशनी आनी बंद हो गई और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। चेतन की नजर किताब के एक खुले हुए पन्ने पर गई तो उसने उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा, भूल कर भी अतीत में मत जाना वरना सर्वनाश होगा। चित्रलेखा किताब पर लिखे इन शब्दों को पढ़ते ही चेतन हैरान रह गया और उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? ये पास्ट का कॉल मुझे मैसेज दे रहा है और अब चित्रलेखा किताब भी मुझसे कुछ कह रही है। ये गुत्थी तो सुलझने की जगह उलझते ही जा रही है। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो घबराहट में उसने वीर सिंह को आवाज दी, वीर सिंह, जल्दी से यहाँ आओ। वीर सिंह चेतन की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ कमरे में आया और बोला, चेतन तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? माही भी वहां आ चुकी थी। चेतन ने दोनों को चित्रलेखा किताब के उस खुले हुए पन्ने की तरफ इशारा किया तो वीर सिंह ने आगे बढ़कर वहां लिखे शब्दों को पढ़ा और फिर चौंकते हुए चेतन से बोला, ये क्या है चेतन? किसने लिखा है ये? चेतन ने कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वीर सिंह कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मुझे पास से एक कॉल आया और उस कॉल को करने वाले ने कहा कि मुझे अपने अतीत में जाना होगा, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? चेतन ने पास्ट के कॉल और दीवार पर लिखे मैसेज और अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में सब कुछ बता दिया। चेतन की बात सुनकर माही और वीर सिंह ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और फिर वीर सिंह ने परेशान होकर कहा,
बिना कालदूत के कुछ भी समझना आसान नहीं है चेतन। किसी भी तरह उससे संपर्क करना होगा तुम्हें। चेतन ने झुंझलाकर कहा, लेकिन वो मुझे कहीं मिले तब ना। इस समय कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कहते हुए चेतन ने किताब को टेबल पर रखा और वहां से सीधे अपने कमरे में चला गया। उसके दिमाग में कई सवाल आ रहे थे। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं क्या है इस अतीत का असली राज। अब कौन सी कड़ी खुलने वाली है इस मसले में? क्यों मैं और फंसता ही जा रहा हूं इन सब में? ये सोचते हुए वो जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उसकी नजर दीवार पर पड़ी तो वो चौंक गया। उस दीवार पर जहां कुछ देर पहले कुछ और ही लिखा था, वहां अब खून से ही बड़े बड़े अक्षरों में कुछ अलग ही लिखा हुआ था। चेतन ने पढ़ा, कोई कितना भी मना करे अतीत में आने के लिए, लेकिन अगर तुम नहीं आए तो उसका अंजाम बुरा होगा। ये मैसेज पढ़ते ही चेतन के होश उड़ गए। उसने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस करो ये अतीत अतीत अतीत, मैं पागल हो जाऊंगा। कोई कहता है अतीत में जाओ, कोई कहता है मत जाओ। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ एक के बाद एक? चेतन ने इन सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए कालदूत से मिलने का फैसला किया और घर से निकल गया। रात होने वाली थी और वीर सिंह भी घर से निकलकर कहीं जा रहा था। वो वही रेलवे ट्रैक के पास वाले घर की तरफ जा रहा था जहां वो अर्पणा से छुपकर मिलने जाता था। घर के पास पहुंचकर उसने ताला खोला और फिर अंदर आकर बेचैनी से टहलने लगा। अभी वीर सिंह परेशानी में चहलकदमी कर ही रहा था कि तभी वहां अर्पणा पहुंच गई। तो उसे घर के भीतर लाकर वीर सिंह ने जल्दी से दरवाजा लगाया और अर्पणा पर चिल्लाते हुए बोला, क्यों गई थी तुम उस बाबा के पास? उसी से सीखा है ना तुमने वो जादू टोना? मेरे मना करने के बाद भी तुम अभी तक वो सब कर रही हो। वीर सिंह को इस तरह से पहली बार गुस्से में देख अर्पणा भी एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर अपनी मीठी आवाज में बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें चेतन ने बताया ना कि मैं वहां गई थी? हाँ गई थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी। उस पीपल के पेड़ को चमत्कारी पेड़ मानते हैं और ये मानते हैं कि उसके 108 चक्कर लगाने से कोई भी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन तुम तो मुझ पर ही शक कर रहे हो। इस पर वीर सिंह बोला, झूठ मत बोलो अर्पणा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम सच सच बताओ कि तुम वहां क्यों गई थी? क्योंकि चेतन ने बताया हमें कि तुम्हारे पास पूजा का कोई भी सामान नहीं था। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि बिना सोचे समझे ये सब करने का क्या परिणाम हो सकता है। अर्पणा ने रोनी सूरत बनाकर कहा, तुम्हें तो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है, बस उस चेतन की बात पर भरोसा है। तो फिर जाओ उसी के पास, मेरे पास क्यों आए हो? लेकिन अर्पणा की इन बातों का भी वीर सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। तो अर्पणा ने अपना दूसरा वार किया और वीर सिंह को अपनी बाहों में भर लिया। वीर सिंह ने अर्पणा के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, हमें तुम्हारी फिक्र है अर्पणा। एक तो हालात ऐसे नहीं हुए हैं कि हम तुम्हें अपने पास रख सके, और ऐसे में दूर रहकर हमें तुम्हारी ज्यादा चिंता होती है। उसकी ये बात सुनकर अर्पणा उसके सीने से लग गई और अपने हाथ की एक उंगली से उसके सीने को सहलाने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और अर्पणा खुद पर से अपना कंट्रोल खोने लगी। वीर सिंह ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अर्पणा उसकी आंखों में देखते हुए उसकी शर्ट की बटन को अपने हाथों से खोलने लगी। उसको बिस्तर पर लिटाते हुए वीर सिंह ने उसके गाल को अपने हाथों में लिया और कहा, अर्पणा तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? इस पर अर्पणा झूठी चिढ़ दिखाते हुए बोली, अरे कहा ना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अब ऐसे मूड बना के मूड खराब करने का इरादा है तो साफ कह दो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ये सुनकर वीर सिंह ने उसके होंठ पर किस किया और उसके गर्दन पर हाथ फेरते हुए उसके कान के पीछे अपनी उंगलियां फेरने लगा। अर्पणा को नशा सा चढ़ने लगा। उसने वीर सिंह को अपनी दोनों बाहों से अपने सीने में जकड़ लिया और ठंडी आहें भरने लगी। उसकी आहों को सुनकर वीर सिंह ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया और फिर धीरे से उसके कंधे से साड़ी का पल्लू हटाकर उसके कंधे पे चूमने लगा। एक दूसरे की बाहों में उलझे दोनों उस साड़ी के भीतर समा चुके थे। वीर सिंह को चूमते हुए अर्पणा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी, जैसे कि वो काफी कुछ छुपा रही हो। वीर सिंह उसकी बाहों में था और अर्पणा प्यार से उसके बदन को सहला रही थी। उसने अपने मन में कहा, झूठ हो या सच वीर सिंह, तुम उसकी तह तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरे सच को जानना इतना आसान नहीं है। अर्पणा के प्यार में खोया वीर सिंह उसके इरादों से अनजान था।
वहीं दूसरी ओर चेतन खाली सड़कों पर कालदूत की तलाश में निकला हुआ था, लेकिन कालदूत आज भी उसे कहीं नहीं मिला। वो लौट ही रहा था कि तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई तो उसके कदम रुक गए। वो पलटा और आवाज की दिशा में बढ़ गया। वहां झाड़ियों के पीछे हलचल हो रही थी। चेतन सधे कदमों से उस झाड़ी की तरफ बढ़ा और फिर एक झटके से उस झाड़ी को हटाकर देखना चाहा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई वहां से भागा हो। अंधेरे में चेतन को साफ दिखाई नहीं दे रहा था, तो भी वो उसके पीछे भागा, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज में उलझ गया। चेतन ने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में उस चीज को देखना चाहा जिसमें उसके पैर उलझे हुए थे, तो वहां उसे कपड़े का एक सफेद टुकड़ा दिखा जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। चेतन ने उन शब्दों को पढ़ना चाहा तो उसके होश उड़ गए। वहां लिखा था, अतीत तुम्हें अपने पास खींच कर ही रहेगा और तुम्हें आना ही पड़ेगा अपने अतीत में। चेतन ने इन शब्दों को पढ़ा और फिर अंधेरे में गायब हुए उस अनजान शख्स को देखने की कोशिश की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। जहां एक तरफ चेतन अतीत के इस राज में उलझा हुआ था, वहीं दूसरी ओर तांत्रिक शमशान में चिरंकारी बाबा के पास बैठा किसी तंत्र मंत्र में लगा हुआ था। शमशान में एक चिता तेजी से जल रही थी जिसे चिरंकारी बाबा अपने किसी तंत्र साधना के लिए प्रयोग कर रहे थे। तांत्रिक और चिरंकारी बाबा को घेरे 50-60 और चिरंकारी बाबा वहां बैठे ध्यान मग्न थे। सभी का शरीर अस्थियों की राख से भरा हुआ था और सभी के बाल जटाएं हो रही थी। उनके गले में कई विचित्र मालाएं पड़ी थी। तभी चिरंकारी बाबा ने जोर जोर से किसी मंत्र को पढ़ना शुरू किया तो बाकी के सभी बाबाओं ने उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया, जिससे कि वहां का वातावरण गूंजने लगा। बाबाओं की आवाज इतनी तेज थी कि उससे धरती में एक कंपन का एहसास हो रहा था। हवा तेज तेज चलने लगी थी और नदी का पानी एक बार फिर से पूरे उफान पर था। चंद्रमा अपने पूरे तेज पर था, जिससे चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी। जलती हुई चिता से राख उड़ रही थी और चिंगारियां तेजी से फूट रही थी। तभी वहां किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी तो तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए ही अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। रोने की आवाज तेज होते जा रही थी। मुख्य चिरंकारी बाबा ने आंखें बंद किए हुए ही पास रखी खोपड़ी पर अपना हाथ फेरा और फिर अपनी मुट्ठी को बंद कर एक जोरदार वार उस खोपड़ी पर किया तो खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। इसके साथ ही उनकी आवाजें और भी तेज हो गई और चिता और भी धधक उठी। रोने की आवाज भी तेज हो चुकी थी। अचानक ही मौसम बदला और तेज तूफान आ गया और फिर सामने जल रही चिता एक ही पल में बुझ गई और राख ठंडी पड़ गई। तो उसी पल सभी बाबाओं ने अपनी आंखें खोल ली और चिरंकारी बाबा की ओर देखने लगे। चिरंकारी बाबा अपनी जगह से उठे और गुस्से से बोले, बस अब तू नहीं बच पाएगी हमारे वार से। कुछ दिन और शेष है, उसके बाद तुझे वश में करना बच्चों का खेल होगा। इतना कहते ही चिरंकारी बाबा जोर जोर से हंसने लगे तो वहां बैठे अन्य चिरंकारी बाबाओं की हंसी से भी शमशान गूंज उठा। तांत्रिक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। आखिर क्या होने वाला है तांत्रिक और चिरंकारी बाबाओं का वार खूनी वधु पर? क्या बचा पाएगा चेतन इस बार खूनी वधु को या फिर फंस जाएगा खुद एक नए